फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नगरा स्टाइल के वेरिएशंस। पिछले वीडियो में हमने बुंदेलखंड स्टाइल को हमने डिस्कस किया। हमने सेंट्रल इंडिया के जो टेम्पल्स है उनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ओडिशा स्टाइल। तो जो मॉडर्न डे ओडिशा है उसके टेम्पल्स जो हैं, मैंने आपको बताया कि उनका जो बेसिक टेम्पलेट रहेगा, जो बेसिक उनकी फॉर्म रहेगी वो नगरा स्टाइल ही रहेगी, लेकिन कुछ रीजनल वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगे जो बहुत डिफरेंट होंगे बुंदेलखंड स्टाइल से और सोलंकी स्टाइल से। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ नाम का फर्क है, कुछ नेम्स का फर्क है। जैसे कि शिखर जो है वो हम बोलते हैं बुंदेलखंड टाइप टेम्पल्स में जो टावर होता है, लेकिन उड़िया भाषा में ओडिशा स्टाइल में जो टावर है उसको द्योल बोला जाएगा। ये सिर्फ नाम का फर्क है, आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट जो उनका जो नाम है उनको शिखर नहीं बोला जाएगा, उनको शिखर या रेखा प्रसाद नहीं बोला जाएगा, उनको द्योल बोला जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए, द्योल सिर्फ नाम चेंज है, शिखर को द्योल बोला जाएगा। एट टॉप दे सडनली कर्व इनवर्ड्स, ये थोड़ा डिफरेंस है, देख लेते हैं। देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो टेम्पल का जो स्टाइल है ये ओडिशा स्टाइल है, और जो राइट हैंड साइड पे है ये बुंदेलखंड स्टाइल है। ये सेंट्रल इंडिया में इस टाइप के टावर्स हुआ करते थे। कहने के लिए टावर है, कहने के लिए मतलब आप देखेंगे तो दोनों की जो शेप है वो कर्वीलिनियर है। तो कर्वीलिनियर हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर के ऊपर अगर टॉप पे टावर मैं लेके जाऊं, लेकिन जो लेके जाऊं वो कर्व में लेके जाऊं, तो वो कर्वीलिनियर कहलाएगा। दोनों कर्वीलिनियर हैं, लेकिन दोनों की शेप में कुछ अंतर है। समझ लेते हैं क्या अंतर है। देखिए, हम लोग जो बुंदेलखंड स्टाइल है उसको डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर गर्भागृह है और स्क्वायर गर्भागृह के ऊपर कर्वीलिनियर टावर है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये कर्व में अगर जाएगा तो ये कर्वीलिनियर टावर कहलाएगा। तो इस तरीके की जो टावर है वो हमको देखने को मिलेगा इन बुंदेलखंड स्टाइल। लेकिन अगर मैं ओडिशा स्टाइल की बात करूं तो जो गर्भागृह है वो तो स्क्वायर है ही, जो गर्भागृह है वो स्क्वायर है। ये गर्भागृह है, ये स्क्वायर बिल्डिंग है। अब इसका जो टावर है उसका कर्व बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 1/3 तक ये वर्टिकल जाएगा, यानी कि सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। 1/3 तक जो इसकी हाइट है, ये 1/3 हाइट तक ये स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद ये इनवर्ड बैंड होना शुरू होगा और ऊपर आके एकदम से कर्व हो जाएगा। ये इसका ऐसा शेप रहेगा। तो अब ये शेप देखिए और ये शेप देखिए और वापस जाइए और इन दोनों शेप में आप अंतर देखिए। देखिए इसमें क्या है, इस वाले स्टाइल में मैं एक बार इसको इरेज करके बनाने की फिर से कोशिश करता हूं। ये स्टाइल कैसा है कि 1/3 हाइट तक ऑलमोस्ट वर्टिकल, उसके बाद इनवर्ड कर्व और एकदम से फिर शार्प कर्व, ये स्टाइल है। इसको हम बोलेंगे ओडिशा स्टाइल। ये बुंदेलखंड स्टाइल से डिफरेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी की बात हम कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि एट टॉप दे सडनली कर्व इनवर्ड। तो ये किसका फीचर है? ये आ सकता है शिखरा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स सडनली कर्व इनवर्ड एट द टॉप। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको चूज करना है। ये ओडिशा स्टाइल का फीचर है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, शिखर को द्योल कहा जाएगा, और ये जो शिखर हैं इनके, ये टॉप पे एकदम से एब्रप्टली कर्व होते हैं इनवर्ड, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जो मंडप होते हैं, असेंबली हॉल्स होते हैं, मंडप होते हैं, उनको ओडिशा में कहा जाता है जगमोहन। सिर्फ नाम का डिफरेंस है। जैसे शिखर को द्योल कहा जाता है, वैसे जो मंडप हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको यहाँ पे जगमोहन कहा जाता है। जो ग्राउंड प्लान है, यानी कि जो अधिस्थान है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो ऑलमोस्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफरेंशिएट करेगी बुंदेलखंड स्टाइल को एक
ओडिशा स्टाइल से वो है दे यूजुअली हैव एन आउटर वॉल। ठीक है, तो अगर जब हम द्रविड़ स्टाइल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो आउटर वॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर वॉल और जो गोपुरम वो आगे चल के हम करने वाले हैं। लेकिन नगरा स्टाइल में, नगरा अगर मैं स्टाइल की बात करूं तो ओडिशा स्टाइल में हमको मंदिर के चारों तरफ एक आउटर वॉल मिलेगी, स्क्वायर शेप है उसके चारों तरफ हमको एक स्क्वायर वॉल देखने को मिलेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एक और रिमार्केबल डिफरेंस है, एक्सटीरियर ऑफ टेम्पल्स आर लेविशली डिजाइंड, द इंटीरियर्स आर सिंपल। ठीक है, अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड के जो टेम्पल्स हैं उनके एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी दोनों लेविशली डिजाइन है, दोनों डिजाइन होंगे। लेकिन इन केस ऑफ ओडिशा स्टाइल सिर्फ मंदिर का जो बाहर का हिस्सा है, जो बाहर का पार्ट है, वो एक्सटीरियर जो पार्ट है वही लेविशली डेकोरेटेड होगा, इंटीरियर पार्ट डेकोरेटेड नहीं होगा। ठीक है, अब जब मंदिर थे, जब टेम्पल्स थे, जब वो बढ़ते चले गए, जब वो इन साइज बढ़ गए और इन पॉपुलैरिटी बढ़ गए, तो उनमें और कुछ स्ट्रक्चर्स भी आ गए, जैसे नट मंदिर। नट मंदिर का मतलब क्या है? डांस हॉल। तो अगर मैं जहां से हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि एक गर्भागृह है, उसके आगे एक अंतराल है, वेस्टिब्यूल, उसके साथ में मंडप है। मंडप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब टेम्पल्स बढ़ गए, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई सोसाइटी में, वो बहुत सारे सोशियो और इकोनॉमिक जो पर्पज थे उसके साथ जुड़ते चले गए, तो नंबर ऑफ हॉल्स भी बढ़ते चले गए। तो ऐसे ही नट मंदिर का मतलब है डांस हॉल, ये हमको ओडिशा स्टाइल में देखने को मिलेंगे। और भोज मंदिर का मतलब है फूड हॉल, ये भी हमको ओडिशा स्टाइल में देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर रिकैप्चर करूं, शिखर को द्योल कहा जाएगा। जो द्योल है वो बहुत एब्रप्टली, बहुत शार्पली इनसाइड कर्व करेगा। ऐसे ही जो मंडप है उसको जो ओडिशा है उसको मंडप को जगमोहन कहा जाएगा। ठीक है, और यूजुअली जो मंदिर है उनके चारों तरफ चार दीवारी या आउटर वॉल होगी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है बुंदेलखंड स्टाइल को ओडिशा स्टाइल से। फिर ये जो ओडिशा के मंदिर हैं, इसमें सिर्फ जो एक्सटीरियर है, यानी कि जो मंदिर के बाहर की जगह है, उस पे आपको कार्विंग्स मिलेंगी, उस पे आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे। मंदिर के अंदर का जो एरिया है वो रिलेटिवली आपको काफी सिंपल मिलने वाला है बुंदेलखंड स्टाइल में। मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी आपको जो है कार्विंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब मंदिर बड़ा हो गया और उसके अंदर वो बहुत सोशियो और इकोनॉमिक पर्पजेस के साथ उसका एग्रीगेशन हो गया, तो और भी हॉल्स हमको मंदिर के अंदर देखने को मिले। जैसे नट मंदिर, नट का मतलब है नटराज, नटराज का जो एसोसिएशन है वो नाचने के साथ है, तो डांस हॉल। और भोज मंदिर यानी भोग मंदिर यानी भगवान को भोग लगता है कुछ खाने के लिए, तो फूड हॉल्स हमको ओडिशा स्टाइल में देखने को मिलेंगे। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं शिखर। अब बात करते हैं सन टेम्पल गुजरात का, सॉरी सन टेम्पल जो ओडिशा है कोणार्क का, उसका ये इलिस्ट्रेशन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो चीज हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी है वो देख लेते हैं। देखिए, इसको बोलेंगे रेखा प्रसादनी, रेखा देओल। ये जो शिखर हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ये फमसाना स्टाइल के शिखर हैं। इसको बोला जाएगा पीड़ा देओल। ठीक है, जो रेखा देओल है वो रेखा प्रसाद स्टाइल है, और जो पीड़ा देओल है वो फमसाना स्टाइल है। मैं एक बार आपको वापस से स्लाइड पे ले चलता हूं। शिखर को हमने क्या बोला था? शिखर को जो ओडिशा स्टाइल है उसमें उसको देओल बोला जाता है। तो जो रेखा प्रसाद स्टाइल का जो शिखर है उसको रेखा देओल कहा जाएगा, और जो फमसाना वाला स्टाइल वाला जो शिखर है उसको पीड़ा देओल कहा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये देखिए आपका आउटर बाउंड्री दिख रही है। मैंने आपको बताया था कि जो ओडिशा स्टाइल के टेम्पल्स हैं उसमें आउटर वॉल इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए दो और बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं। ये देखिए,
एक ये और एक ये क्या है? ये जो है ये भोग मंदिर है, और ये क्या है? ये नट मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो ओडिशा स्टाइल है, मैंने बताया था नगड़ा स्टाइल का ही एक वेरिएशन है। तो शिखर आपको दिखेगा, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज में उसको रेखा देओल, उसको पीड़ा देओल, ऐसे नाम से उसको बुलाया जाएगा। आउटर वॉल आपको देखने को मिलेंगी। जो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मंडप होते हैं, मैंने आपको बताया था मंडप को क्या बोलते हैं। ओडिशा स्टाइल में मंडप को बोला जाता है जगमोहन। तो जो मंडप है उन्हें जगमोहन कहा जाएगा। मंडप के ऊपर का जो 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 शिखर है, जो टॉवर है, उसका जो स्टाइल होता है वो फमसाना होता है, वो पिरामिडल बिल्डिंग्स होती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये कर्विलीनियर टावर है, ये पिरामिडल टावर है। ये किसके ऊपर है? ये मंडप के ऊपर है। मंडप को क्या बोलेंगे हम? जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, दो नाम मैंने बताया था चेंज होते हैं। शिखर को देओल बोला जाता है, और जो मंडप है उसको जगमोहन बोला जाता है। ये आपको दिखा यहाँ पे। और जो ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स हैं कुछ हमको देखने को मिली, जैसे नट मंदिर और भोग मंदिर। ये आपको कोणार्क का जो टेम्पल है इसमें हमें एक्सप्लिसिटली देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद भी फर्दर इवॉल्व होते हैं ओडिशा के मंदिर, और कुछ इस तरीके का स्टाइल जो है वो फाइनली डेवलप हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ स्लाइट वेरिएशन है। इसलिए हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के ऊपर कर्विलीनियर टावर है, इसको रेखा देओल कहेंगे, श्राइन के ठीक ऊपर। फिर ये आपके मंडप है, मंडप को क्या कहा जाएगा? मंडप को कहा जाएगा जगमोहन। और जो जगमोहन के जो ऊपर, यानी मंडप के जो ऊपर जो टावर्स होते हैं वो कर्विलीनियर नहीं होते, वो फमसाना स्टाइल के टावर होते हैं, तो इनको कहा जाएगा पीड़ा देओल, ठीक है। और जो ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर के टावर देखिए, ये जो उनको कहा जाएगा खाकरा देओल। और जो खाकरा देओल है ये किस टाइप के हैं? ये वल्लभी स्टाइल है। मैं आपको फिर से एक बार शिखर वाले स्लाइड पे फिर पे ले चलता हूँ। ये देखिए, ये कर्विलीनियर है, इसको रेखा देओल कहा जाएगा। ये पिरामिडल है, इनको जगमोहन कहा जाएगा। और जो ये है, ये वल्लभी स्टाइल है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको खाकरा देओल कहा जाएगा। एक बार वापस लेके चलता हूं मैं आपको उसी स्लाइड पे। ये देखिए, रेखा देओल कर्विलीनियर, फमसाना स्टाइल पिरामिडल, और ये देखिए ये वेगन टाइप जो है, जो वल्लभी स्टाइल है, वो ये तीनों शिखर हमको ओडिशा स्टाइल के टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे। रेखा प्रसाद को ओडिशा स्टाइल में क्या कहा जाएगा? रेखा देओल। जो फमसाना स्टाइल है उसको कहा जाएगा पीड़ा देओल, और जो वल्लभी स्टाइल है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा खाकरा देओल। तो ये तीनों स्टाइल जो इलिस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं उसमें हमें क्लियरली डिमार्केट हो जाएंगे, ठीक है, पीड़ा देओल और खाकरा देओल। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो खाकरा देओल जो है उसमें जनरली फीमेल डेटीज यानी कि गॉडेसेस की जो इमेजेस हैं वो रखी जाएंगी। तो फाइनली जो ओडिशा स्टाइल है वो इस तरीके से कल्मिनेट होगा। देओल के बारे में हम बात कर चुके हैं, जगमोहन के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम नट मंदिर भोग मंदिर के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग जो टावर्स है उसके डिफरेंट टाइप्स यानी कि रेखा देओल, पीड़ा देओल, खाकरा देओल, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने लास्ट में डिस्कस करी थी वो ये है कि जो खाकरा स्टाइल है, खाकरा देओल है, जो वल्लभी स्टाइल है सॉरी, उसमें ज़्यादातर फीमेल डेटीज यानी कि गॉडेसेस की जो इमेज है वो रखी जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट ओडिशा स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टेम्पल है ये है सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, ये जो है ये टेम्पल की एंट्रेंस है। इसमें आपको सबसे यूनिक चीज क्या दिख रही है? आपको सबसे यूनिक चीज दिख रही होगी ये दो मॉन्स्टर्स टाइप आपको दिख रहे हैं, जिनका जो शक्ल है वो शेर जैसी दिख रही है। सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं?
देखो इनको कहा जाता है लियोग्रिफ्स। जनरली हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि मंदिर की रक्षा करने के लिए आपको कोई ना कोई मॉन्स्टर टाइप जो एनिमल है, या मॉन्स्टर टाइप एनिमल तो नहीं हो गया, मॉन्स्टर टाइप आपको फिगर आपको आपकी होनी चाहिए। तो ये देखिए आप इसको, इसमें देखिए ये मॉन्स्टर दिखाए गए हैं। देखिए ये एक तरीके से एलिफेंट को सबड्यू करते हुए दिखाए गए हैं, यानी कि दिखाई गई है इनकी पावर कि एलिफेंट भी इनके आगे छोटा है, एलिफेंट भी इनके आगे कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये मॉन्स्टर्स हैं, कहने दिखने में ये मॉन्स्टर्स बनाए गए हैं। और ये किस लिए बनाए गए हैं कि जो इवल स्पिरिट हैं, जो बुरी जो पावर्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो मंदिर के सामने ना आए। ये इनका माइथोलॉजिकल इनका एक्सप्लेनेशन है। और इनको क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में इनको कहते हैं लियोग्रिफ्स। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के सामने आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम साउथ इंडिया के जब हम टेम्पल्स की द्रविड़ा स्टाइल की बात करेंगे तो वहां पे हमें देखेगा कीर्तिमुख, वो भी ऑलमोस्ट उसका पर्पस भी सेम होगा, यानी कि एक तरीके से ये रक्षक हैं। ये जो मंदिर है उसके आगे दो मॉन्स्टर्स खड़े कर दिए गए हैं कि जो खराब एनर्जी है, जो इवल स्पिरिट्स हैं, वो मंदिर के अंदर ना आए। और इनको इंग्लिश में हम लियोग्रिफ्स कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस पे। देखिए ये यहाँ पे भी देखिए लियोग्रिफ आपको दिख रहा है सन टेम्पल कोणार्क में। तो लियोग्रिफ्स की हमने बात कर ली, अब कोणार्क टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। इट इज अ मास्टरपीस ऑफ क्रिएटिव जीनियस इन बोथ कंसेप्शन एंड रियलाइजेशन। द टेम्पल रिप्रेजेंट द चैरियट ऑफ द सन। तो इसमें क्या दिखाया गया है, सूर्य देवता का रथ दिखाया गया है। जो सूर्य देवता है वो एक रथ पे सवार हैं, और उस रथ में क्या है, 7 घोड़े हैं, 7 हॉर्सेस हैं, और रथ के पहिए होते हैं। तो 12 पेयर्स या 24 व्हील्स हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सन टेम्पल कोणार्क जो है वो बेस है। सूर्य का रथ है, चैरियट ऑफ लॉर्ड सन दिखाया गया है, जिसमें 7 हॉर्सेस और उसके उस रथ के 24 पहिए हैं। ये डिपिक्ट करने की कोशिश करी गई है इस मंदिर के अंदर। 12 पेयर्स यानी कि 24 ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। ठीक है, सोफेस्टिकेटेड एंड रिफाइंड आइकनोग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड एक्टिविटीज। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इलिस्ट्रेशन, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये वाली इमेज देखिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से रथ बनाया गया है भगवान सूर्य का। तो ये रथ के पहिए हैं, ये ऐसे 24 पहिए, 24 पहिए यानी कि 12 के पेयर्स में पहिए, जिसको 7 हॉर्सेस जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो दिखाए जाएंगे। और इनका जो डायमीटर है वो अराउंड 2 मीटर के आसपास है। एक पहिए का जो डायमीटर है वो अराउंड 2 मीटर के आसपास है। और देखिए दो जो व्हील्स हैं, इनके बीच में आपको बहुत सारी फिगर्स देखने को मिलेंगी। ये फिगर्स क्या दिखा रही हैं, इसमें कुछ फिगर्स इरोटिक हैं, जैसे हमें खजुराहो में देखने को मिली थी कि कुछ इरोटिक फिगर्स थीम्स हमको देखने को मिले थे, सेक्सुअल थीम्स हमको देखने को मिले थे। तो कुछ फिगर्स आपको इसमें इरोटिक देखने को मिलेंगी, उसमें अननेचुरल सेक्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो डिपिक्ट होगा अननेचुरल सेक्स की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्कल्पचर्स में, और कुछ स्कल्पचर्स में एनिमल के साथ इंटरकोर्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो डे टू डे लाइफ में लोग काम करते थे, यानी सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो दिनचर्या हुआ करती होगी उस टाइम पे, वो भी डिपिक्ट होती है इन्हीं स्कल्पचर्स में। जो दो जो व्हील्स हैं उनके जो बीच में आपको आइकन्स दिखेंगे, आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे, वो यही सब डिपिक्ट करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में लोग क्या काम करते थे, उनका सुबह वो क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे, शाम में वो क्या करते थे, 12 महीने उनकी लाइफ कैसे होती थी, वो इनमें डिपिक्शन है। और इरोटिक थीम्स का भी डिपिक्शन है। ठीक है, तो सोफेस्टिकेटेड एंड रिफाइंस आइकोनोग्राफिकल डिपिक्शंस ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड एक्टिविटीज डिस्कस कर चुके हैं। बिटवीन द व्हील्स द प्लिंथ ऑफ द टेम्पल इज एंटायरली डेकोरेटेड विद रिलीफ्स ऑफ फैंटास्टिक लायंस, म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड इरोटिक ग्रुप्स। ठीक है, तो कुछ इरोटिक इमेजेस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ये व्हील्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, द सन टेम्पल इज एन एक्सेप्शनल टेस्टिमनी इन फिजिकल फॉर्म टू द 13th century हिंदू किंगडम ऑफ ओडिशा अंडर द रेन ऑफ नरसिम्हदेव I 1238 to 1264 CE, यानी कि ये पीरियड है जिसके बीच में टेम्पल बना है। अगर मैं किंग का नाम लिखूं तो नरसिम्हदेव I, ये आपको ध्यान में रखना है, मैचिंग के लिए आ सकता है।
इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और किसने वो कंस्ट्रक्ट कराया उसके साथ मैचिंग आ सकती है। तो सन टेम्पल कुनाक ईस्ट इंडिया का इन जनरल और इंडिया का इन पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है, इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। तो जो उसके बनाने वाले जो जिसने जिस राजा ने उसको पैट्रोनाइज किया है उस टेम्पल को, उसका नाम है नरसिम्हदेव और 13th सेंचुरी का ये टेम्पल है। ठीक है, आर्किटेक्ट का नाम भी ध्यान रख लीजिए, बीसू मोहराना। जो आर्किटेक्ट हैं वो बीसू मोहराना है और जो किंग हैं वो है नरसिम्हदेव वन। ठीक है, और बीशू मोहराना के बाद उनके बेटे हैं। कहा जाता है कि जब बीशू मोहराना काम पे आ गए तो बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए और अपनी वाइफ को पीछे छोड़ा है। जब वो काम में लगे हुए थे, पूरे मंदिर के आर्किटेक्चर को बनाने में लगे हुए थे, तब उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उनका बेटा भी इस मंदिर के बाद में जाके इस मंदिर के आर्किटेक्चर में लग गया। ठीक है, The sculpture narratives are today an invaluable window into the religious, political and social and secular life of the people of that period। तो मैंने आपको बताया था ये जो स्कल्पचर्स हैं, जो दो आपको टेम्पल्स, दो आपको व्हील्स को देखने को मिलेंगे, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लोग सुबह से लेकर शाम तक 12 महीने क्या काम करते थे वो इसमें दर्शाया गया है, वो इसमें डिपिक्ट किया गया है। तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय के लोगों की हमें इस सन टेम्पल कुनाक से। आगे चलते हैं। ये लियोग्राफ्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि लियोग्राफ्स क्या होते होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। इस मंदिर का जो मेन जो शिखर था वो 19th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय हो गया था, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सन टेम्पल के व्हील्स हैं और इन्हीं इमेजेस की मैं बात कर रहा था। देखिए, कुछ इरोटिक इमेजेस हैं, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो डे टू डे लाइफ में क्या होता है वो दर्शाती हैं। ठीक है, और जो पिलर्स हैं वो हाईली ऑर्नेटेड है। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ओडिशा स्टाइल है उसमें जो टेम्पल का बाहर का हिस्सा है वो हाईली कार्व्ड होता है, उसमें बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स होते हैं। और जो अंदर का हिस्सा होता है, जहाँ पे मतलब अगर आप हॉल्स के अंदर चले जाएंगे या आप गर्भागृह में जाएंगे तो वो बहुत ही सिंपल आपको मिलेगा। तो ये जो है ये बाहर का हिस्सा है। अब इस व्हील के साथ, कुनाक व्हील के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। ये जो व्हील है ये आपको करेंसी नोट पे दिखेगा। जो 10 रुपए का करेंसी नोट है उस पे ये व्हील आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये 10 रुपए का नोट है, इस पे आपको ये व्हील दिख रहा है और ये वही व्हील है जो कुनाक के जो सन टेम्पल है उसमें हमको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल पे ओडिशा स्टाइल के, जिसका नाम है पुरी टेम्पल। देखिए, जो सन टेम्पल है कुनाक का वो 13th सेंचुरी में बना है, लेकिन जो पुरी टेम्पल है वो 12th सेंचुरी में बना है। और एक इंपॉर्टेंट कल्ट है लॉर्ड जगन्नाथ, ये इस कल्ट पे बेस है। बाद में जाके ये कहा जाएगा कि जो ये कल्ट है ये वैष्णविज्म का ही पार्ट है। बट अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो ये एक लोकल कल्ट रहा होगा, जिसको बाद में हिंदुइज्म में एसिमुलेट किया गया होगा, क्या कह के कि जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, जो लोकल लॉर्ड हैं, वहाँ के भगवान हैं, जिनके नाम पे ये कल्ट हुआ होगा, वो विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, तो 12th सेंचुरी का एक टेम्पल है। इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक किंग हैं जिनका नाम है अवंतिवर्मन चौथगंगा, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया है। नाम ध्यान में रखना है। जो सन टेम्पल है उसको बनाने वाले कौन है? नरसिम्हदेवा। और जो पुरी टेम्पल है उसको बनाने वाले कौन है? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अवंतिवर्मन चौथगंगा। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, जो टेम्पल है, देखिए टेम्पल्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया नया बनता रहता है। तो ये जो टेम्पल्स है, ये इसका जो स्टार्टिंग हुई है ये 12th सेंचुरी में हुई है, लेकिन न्यू एडिशंस इसके जो स्ट्रक्चर में है वो 16th सेंचुरी एडी तक हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो सन टेम्पल है कुनाक में, उसमें जो स्कल्पचरल थीम है या जो आइकन्स की जो थीम है वो डेली लाइफ ऑफ पीपल को डिपिक्ट करते हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, 12 महीने वो क्या काम करते होंगे, वो डिपिक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ का थीम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो स्कल्पचर है वो सिर्फ और सिर्फ
देवी देवताओं के बारे में है, यानी कि वो कॉमन मैन, उनकी कॉमन लाइफ के बारे में नहीं है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अनलाइक अदर टेम्पल्स ऑफ द रीजन, द कार्विंग्स ऑन द टेम्पल्स आर प्रिडोमिनेंटली ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो कोई इरोटिसिज्म नहीं है, कोई डेली लाइफ की चीजें नहीं है, सिर्फ जो गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड थीम है वो हमको पूरे टेम्पल्स के बाहर जो टेम्पल पे कार्विंग्स हैं उस पे हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। द मेन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट नो शेडो ऑफ द टेम्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस टेम्पल के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंगली ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी लिखा हुआ है कि जो टेम्पल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि दिन के टाइम पे किसी भी टाइम पे जो टेम्पल की शेडो है वो कहीं पे भी नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहा जाता है कि जो मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है, जो झंडा है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड नहीं फ्लाई करता, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लाई करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट जो लेजेंड मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहा जाता है कि मंदिर से जो समुद्र है, जो बे ऑफ बंगाल है, वो हार्डली 304 मीटर्स की दूरी पे है। अब 300-400 मीटर की दूरी से खास तौर से रात में जब शोर कम हो जाता है तो समुद्र की आवाज आती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो एकॉस्टिक्स है मंदिर का वो इस तरीके का है कि मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती है। यानी कि साउंड ऑफ जो सी है, जो बे ऑफ बंगाल है, जो बहुत ही करीब है, 300-400 मीटर की दूरी, 200-300 मीटर की दूरी पे होगा मंदिर पे, उसकी आवाज मंदिर तक नहीं आती है। एक और इम्पॉर्टेंट लेजेंड जो मंदिर के साथ जुड़ा है वो ये कहा जाता है कि मंदिर में रोज भोग के लिए खाना बनता है, और जो वो खाना है वो मिट्टी के बर्तनों में बनता है और एक के ऊपर एक पॉट लगा दिया जाता है। सबसे नीचे आग जलती है और कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉट है उसका खाना सबसे पहले पकता है। ये लेजेंड्स है, पता नहीं कितनी सच्चाई होगी, बट उड़ीसा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे ये ऑफिशियली लिखा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑफिशियली लिखा हुआ है तो हम उसको सही मानेंगे। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो नील चक्र है जो मंदिर के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि कलश होता है, उसके ऊपर झंडा भी होता है। देखिए, इसको बोलते हैं नील चक्र। ये बहुत पायस या बहुत सेक्रेड माना जाता है। और द ब्लू व्हील पैच्ड एट द टॉप ऑफ द टेम्पल इज मेड ऑफ 8 मेटल्स। ये अष्ट धातु का बना हुआ है। और लेजेंड या माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर इसके दर्शन हो गए, इसको किसी ने देख लिया, तो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। ये एक पुरानी फोटोग्राफ है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में रखी हुई है, के पास ये संरक्षित है। अब ये मंदिर बहुत साल पहले कुछ ऐसा दिखता होगा। अब तो अगर आप जाएंगे तो जो टेम्पल है वो एकदम ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। उसके जो 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 एंट्रेंस है वो भी काफ़ी ग्रैंड हो गई है। तो जब कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए होंगे, यानी कि अभी भी हाल फिलहाल भी अगर आप जाएंगे तो मंदिर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता रहता है, लेकिन पुराना मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता होगा। अब देखिए, इसको कहा जाता है, मंदिर के बाहर एक पिलर है, उसको कहा जाता है अरुणा ध्वज या अरुणा स्तंभ। सॉरी, ध्वज नहीं, अरुणा स्तंभ। और कहा जाता है कि ये जो पिलर है पहले ये कुनाक टेम्पल में था, वहां से लाके इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। इसके ऊपर गरुड़ जो है, गरुड़ देव जो है वो भगवान विष्णु के वाहन है, उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। और अरुण मतलब ये कहीं ना कहीं लॉर्ड सूर्य से, भगवान सूर्य से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट जो इमेज थी उसमें मैंने आपको लियोग्रिफ्स की बात करी थी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अभी तो वो लियोग्रिफ्स आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप प्रेजेंट डे में जाएंगे तो यहाँ पे इमेज चेंज हो चुकी है, लेकिन इनिशियली कुछ सालों पहले तक ओरिजिनल फॉर्म में ये लियोग्रिफ्स आपको वहाँ भी देखने को मिलते रहे होंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब फिर मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेन श्राइन है, और मेन श्राइन का ये टॉवर है। तो ये किस टाइप का है? ये रेखा प्रसाद स्टाइल है, लेकिन शिखर को जो ओडिशा है उसमें उसको देओल कहा जाता है। और देखिए, ये इस श्राइन को देखिए, ये फमसाना स्टाइल है, या फमसाना स्टाइल को क्या कहा जाता है इस पे? पीड़ा देओल।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया कि कैसे रेखा देओल और पीड़ा देओल जो है वो मंदिर में डिफरेंट बिल्डिंग्स के ऊपर रहा होगा। ठीक है, तो लियोग्रिफ्स हमको दिख गए, रेखा देओल का इलिस्ट्रेशन दिख गया, पीड़ा देओल का हमको इलिस्ट्रेशन दिख गया। और मैंने आपको बताया था कि जो वल्लभी स्टाइल का फमसाणा जो वल्लभी स्टाइल है वो बाद के मंदिरों में हमको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जगन्नाथ कल्ट के बारे में, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको वहां पे 3 इमेजेस, यानी कि जो मेन श्राइन है उसमें जो मेन डेटी है वहां पे आपको 3 इमेजेस दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो ब्लैक कलर की इमेज है ये कहा जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ है, उनके साथ बीच में उनकी बहन है सुभद्रा, और व्हाइट कलर का जो इमेज है ये है बलराम। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आइडल्स हैं, जो ये मूर्तियां हैं, ये किसी पत्थर की या किसी स्टोन से नहीं बनी हुई, ये वुड की बनी हुई है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई ये मूर्तियां हैं। अब वुड तो पेरिशेबल है, और ये जो मंदिर है ये बना है 12th सेंचुरी में, तो फिर कैसे सस्टेन हुआ होगा? तो कहा जाता है कि हर 12 या 19 साल बाद जो ये मूर्तियां हैं ये नई बनाई जाती हैं, नई आइकन, नए आइडल बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वुड के बने हुए हैं। और माइथोलॉजी के हिसाब से नीम की जो लकड़ी है उससे ये इमेजेस बनती हैं। ठीक है, वुडन इमेजेस रिप्रेजेंट जगन्नाथ, हिज ब्रदर बालभद्र एंड हिज सिस्टर सुभद्रा, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो बलराम या बालभद्र ये नाम है। तो ये सिबलिंग्स का टेम्पल है, यानी कि इसमें भाई बहन हैं, जो मेन डेटीज हैं वो भाई बहन हैं, भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन और उनके बड़े भाई, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल है, जो कि 2nd डे ऑफ द ब्राइड फॉरनाइट ऑफ आषाढ़, जून जुलाई में 2nd डे ऑफ द ब्राइड फॉरनाइट, यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन आषाढ़ के महीने में ये जो रथ यात्रा है स्टार्ट होती है। अब इस रथ यात्रा में द इमेज इज प्लेस्ड इन अ वैगन सो हैवी, जो वैगन होती है वो इतनी भारी होती है दैट द एफर्ट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज आर रिक्वायर्ड टू मूव इट, यानी कि जो सैकड़ों जो श्रद्धालु हैं उनको दम लगाना पड़ता है, उनको खींचना पड़ता है, तब जाके ये वैगन जो है वो आगे बढ़ती है। और ये ड्रैग करी जाती है डीप सैंड में टू द कंट्री ऑफ हाउस ऑफ द गॉड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है आपको, यात्रा इंपॉर्टेंट है, महीना याद रखना है, जून जुलाई का महीना है, आषाढ़ का महीना है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि इतना फेमस नहीं है इतना कि चैरियट फेस्टिवल है, बट क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं देवासना पूर्णिमा। ठीक है, इस दिन क्या है, पूर्णिमा मतलब फुल मून डे है, और इस दिन क्या है, ये एनुअल बाथिंग रिचुअल है वेयर दी होली ट्रिनिटी यानी ये तीनों जो आइडल्स हैं, तीनों जो भगवान की मूर्तियां हैं, इनको गर्भागृह से बाहर निकाला जाता है, मंदिर में ही रखा जाता है। देखिए मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, तो मंदिर से गर्भागृह से इन मूर्तियों को बाहर निकाला जाएगा देवासन पूर्णिमा के दिन, और इनको नहलाया जाएगा, इनका बाथिंग रिचुअल करा जाएगा, उसको बोलते हैं देवासन पूर्णिमा। ठीक है, द होली ट्रिनिटी हैज ब्रॉट आउट फ्रॉम देयर सैंक्टम, गर्भागृह से बाहर निकाला जाएगा, on seated in a raised platform and bathed with the purified water drawn from a well within the temple premise। तो टेम्पल के अंदर ही एक होली वेल है, एक कुआं है, उसके पानी से इनको नहलाया जाएगा, उसको बोलेंगे हम देवासन पूर्णिमा। तो 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं, रथ यात्रा आषाढ़ के महीने में और देवासन पूर्णिमा, जिसमें जो रिचुअल ऑफ बाथिंग जो है वो कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सोलंकी स्टाइल पे, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने इस वीडियो में ओडिशा स्टाइल डिस्कस किया। ओडिशा स्टाइल को लेके अगर आपको कोई भी स्लाइटेस्ट डाउट है तो प्लीज डाउट सेक्शन में जाइए और जाके हमें लिख दीजिए, विल मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व डाउट। अगले सेक्शन में जाते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम सोलंकी स्टाइल डिस्कस करेंगे, जो नगरा स्टाइल के वेरिएशन का लास्ट वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।